हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और 6th क्लास की न्यू NCERT जिसका नाम है मल्हार, उसी का अध्याय नंबर 10 लेकर आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं। और अध्याय नंबर 10 का नाम है परीक्षा। और हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक कहानी है, कहानी, ठीक है। और इसके अगर लेखक देखें तो मुंशी प्रेमचंद हैं। ये चीज़ तो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से जो NCERT में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये 6th क्लास के NCERT अभी 7th की भी रह रही है हमारे पास, तो उसे भी हम पूरी करेंगे। जो कैंडिडेट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। 133 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है और लगभग 58-57 जो प्लेलिस्ट है की वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट है जो मैंने 2025 में शुरू की थी, लेकिन कंटेंट दोनों में सेम है, ठीक है। वही हिंदी साहित्य एक बार पहले पढ़ाया हुआ है और 57 जो वीडियो हैं उसमें दोबारा पढ़ाया है मैंने 2025 वाले एस्टेट के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ये कहानी है और प्रेमचंद इसके लेखक हैं, इसे पढ़ लेते हैं। कहानी है तो आपको एक तो लेखक का नाम प्रेमचंद है, चैप्टर का नाम परीक्षा है, कहानी है ये। और इसके पात्र भी आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, कई बार पात्र भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह, यहाँ पर एक पहला ही पात्र आ गया है। रियासत जो थी देवगढ़ की, उसके एक दीवान थे सुजान सिंह, बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, मतलब ये सुजान सिंह जो थे, इन्हें अपने दीवानी का काम करते करते काफ़ी उम्र हो गई थी और अब वो बूढ़े हो चले थे, तो उन्हें परमात्मा की याद आई और उन्होंने अपने महाराज से विनय की कि हे दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी डल गई, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कहा सुजान सिंह ने अपने महाराज से कि मैं अपनी सेवा से अपनी निवृत्ति चाहता हूँ। इस पर राजा साहब क्या कहते हैं? राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। और ये तो है कि वो जो दीवान थे वो अनुभवी थे, नीति कुशल थे, वो उन्हें बहुत समझाया। लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। तो शर्त क्या रखी इसमें कि नया दीवान भी आप ही ढूंढ कर लाएंगे, तभी हम आपको छुट्टी दे सकते हैं। दूसरे दिन के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मतलब क्वालिफिकेशन भी रखी हुई है, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बूढ़े हैं जिससे मंदाग्नि, जिनके मतलब जो बूढ़े ही हो चुके हैं, जठराग्नि मंदाग्नि उन्हीं की होती हैं, ठीक है। तो कहा कि ऐसे हष्टपुष्ट होना चाहिए जो दीवान के लिए आई। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कि दीवान की ये खबर छप गई, ये विज्ञापन छप गया कि जो भी दीवान के लिए यहाँ पर आए अपना प्रमाण देने के लिए, तो विद्या चाहे उसकी कम हो परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो माँ से इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो आगे क्या है? इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में, मुल्क मतलब चारों तरफ के इलाके में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। मतलब कोई अपना भाई अपनी पोस्ट के लिए जिस प्रकार से इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो कोई फैशन का प्रेमी था, तो कोई पुराने सादे विचारों में आ रहा था। जो भी ट्रेन रुक रही थी उसमें मतलब अधिकतर लोग उतर ही रहे थे कि हम भी यहाँ पर अपने आप को आजमा के आएंगे। रंगीन एमामे, चोगे, नाना प्रकार के अंगरखे ये उनके पहनावे के वस्त्र हैं और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी।
क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सनद समझते हो, सर्टिफिकेट को कहते हैं। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द सै और जय से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था। तो यहाँ पर मिस्टर का जिक्र किया है। मिस्टर ए जो था वो 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। वैसे तो वो 9 बजे तक सोता था, लेकिन आजकल जो अब ये लोग आ रहे थे तो अपने बगीचे में सुबह सुबह ही टहलते थे। और जो मिस्टर द सै और जय से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मतलब पहले तो ये ऐसे बोलते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि इस तरीके से दीवानी पोस्ट के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनके व्यवहार में बदलाव हो गया था। मिस्टर लय को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब जो भी लोग वैसे आ रहे थे, वैसे तो वो बहुत हाई फाई थे, उनके नखरे बहुत थे, लेकिन वहाँ पर जब वो आए थे तो उनका व्यवहार जो था बिल्कुल चेंज था। उन्हें ऐसा था कि 1 महीने हमें दिखाना है, बाद में हम जैसा रहेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नई फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है। मतलब वहाँ पर बैठे बैठे लोगों ने कुछ ही अनुमान लगाए कि हॉकी का गेम खेला जाए। इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगे, ठीक है। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। मतलब उस टाइम पे लोग शतरंज और ताश खेलते थे, लेकिन क्रिकेट उनके लिए ये हॉकी नया खेल था। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, तो वो दौड़ कूद का खेल भी नहीं हुआ। अब देखते हैं, खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे से लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते कांपते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो। उसका मतलब इतना बड़ा चला कि कोई भी हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिक मतलब राहगीरों को। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। मतलब हॉकी का ये नज़ारा था। चारों तरफ हॉकी का खेल बंद हो चुका था। सभी लोग अपने पसीने सुखा रहे थे, सांस ले रहे थे। इतनी देर में एक किसान आता है गाड़ी लेकर अनाज की, ठीक है। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। मतलब वो खिलाड़ी आगे जो खेल रहे थे हॉकी का खेल। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। उसमें स्वार्थ था। मद मतलब अहंकार था। स्वार्थ का मतलब मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। वात्सल्य होते है प्रेम की भावना, ठीक है। उनमें ऐसा कुछ भी एक भी गुण नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था
जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। तो मतलब उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसको चोट भी लगी हुई थी, लेकिन वो किसान की सारी बातें भाप गया था और किसान की गाड़ी निकलवाने के लिए आगे आता है। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो इस पर क्या करता है, किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसानों ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। भाई कामयाब हो गया वो बंदा। तो किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, ये लो। आप मुझे कुछ इनाम देते हो? इसने क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे कुछ इनाम देते हो? तो उसने कहा कि मैं आपको दीवानी ही दिलवाऊंगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो ये कौन था? ये सुजान था। ये परीक्षा ले रहा था, उनमें जितने भी खिलाड़ी लोग थे, लेकिन ये युवक जो है उस परीक्षा में कामयाब हो जाता है। भाई बड़ी अच्छी बात है। आप देखते हैं, निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जाएंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। सब यही सोच रहे थे कि किसको चुना जाएगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, रईस और ये समझते हो धनवान लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। मतलब उस व्यक्ति के अंदर दया थी और अपना खुद का आत्मबल था। इसी के सहारे पर उसने उसके किसान की मदद की थी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल हो, जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं। कह रहे कि ऐसे उदार हृदय वाले, आत्मबल वाले, दया और साहस वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो कीर्ति और मान के शिखर पर, मतलब वो ये चाहते हैं कि हमारा मान और सम्मान हो, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। पंडित जानकी नाथ शाह, ये इसका नाम था, जो नया दीवान चुनते हैं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। तो इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है, बहुत ही अच्छी शिक्षा है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा, उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। चित्त मतलब उसके हृदय को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है।
तो मुंशी प्रेमचंद का यहाँ पर थोड़ा सा जीवन परिचय दिया हुआ है। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न यही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, एक प्रश्न होगा और उसमें सही के सामने आपको स्टार बनाना है। तो इसमें से है, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सोचा था। तो उसमें सादगी, बल, उदारता, नीति कुशलता। तो वो नीति में कुशल था। ठीक है, ये पहली लाइन में बताया गया था। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। वो नौकरी क्यों छोड़ रहा था। परमात्मा की याद, बदनामी का भय, राजकाज संभालने का योग्य शक्ति न रहना, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। तो अब क्या था, उसने 40 साल सेवा के पूरे भी कर दिए थे, अब उसे परमात्मा की याद भी आने लगी थी, मतलब वो बूढ़ा ही हो गया था। तो राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रही थी अब उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारे 3 अध्याय और हैं और हम उन्हें जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद 7th क्लास के NCERT स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।